हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी चार्ज डिस्क पे, डिस्क मतलब सॉलिड, ठीक है, एक डिस्क जो कि अंदर से सॉलिड हो और अगर वो चार्ज है तो उसके एक्सिस के अलावा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँ तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से टोटल फ्लक्स कितना बनेगा, है ना। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू फाइंड द टोटल फ्लक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ अ चार्ज डिस्क। किसी भी चार्ज डिस्क पे एक्सिस के अलोंग में मैं टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, और इसमें हम लोग गॉस लॉ का थोड़ा सा यूज़ देखेंगे और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि व्हाट इज़ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि टोटल फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 1/n एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 1/n एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, वेयर क्यू इज़ टोटल चार्ज। अब ये क्या है, किस तरह से है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे सब आप, टोटल फ्लक्स, हेडिंग लगाएंगे सब टोटल फ्लक्स एंड विच टाइप ऑफ फ्लक्स इट वाज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल फ्लक्स along the axis of charge, along the axis of charge disk। ठीक है, किसी भी चार्ज डिस्क के एक्सिस के अलोंग में टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे कि सपोज कि मैंने एक डिस्क बनाई ये, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ रहे, डिस्क ऐसी होगी, ये पूरा बीच में मैटर होगा इसके, है ना, मटेरियल फिल होगा। ये रिंग नहीं है, क्लियर रही, बी क्लियर, रिंग नहीं कह रहा हूँ मैं, डिस्क कह रहा हूँ। ठीक है, तो उसको 3D दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको 3D दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, इसकी एक्सिस जो कि उसके सेंटर से पास होगी। तो इसकी एक्सिस के अलोंग मैं कोई भी एक पॉइंट पिक करता हूँ, सपोज ये पॉइंट पिक करा मैंने P। अब मुझे इस डिस्क पे ये चार्ज पता करना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो हम मानते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये इस सेंटर से कितना दूर है, लेट करते हैं x, है ना, इसके सेंटर से O मान लीजिए इसका सेंटर, इससे कितना दूर है x। ठीक है, और ये जो डिस्क मैंने ली है, इस डिस्क का रेडियस कितना ले रहा हूं मैं, इस डिस्क का रेडियस ले रहा हूं मैं कैपिटल R। इस डिस्क का रेडियस है R। ठीक, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए इस P पॉइंट से इस डिस्क को अगर आप देखेंगे कि एक डिस्क है, इस P पॉइंट से देखेंगे तो इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। मतलब अगर आप एक डिस्क को फील करेंगे, है ना, एक सर्कुलर डिस्क है, तो अगर मैं किसी एक पॉइंट से हर एक पार्ट को देखने की कोशिश करूं, है ना, एक डिस्क है किसी एक पॉइंट से, है ना, सपोज ये मेरी नोज, इस नोज के पॉइंट से अगर मैं सबको देखूं तो ये डिस्टेंस कुछ और होगा, ये डिस्टेंस कुछ और होगा, ये डिस्टेंस कुछ और होगा, ये डिस्टेंस कुछ और होगा। डिफरेंट डिस्टेंस की वजह से फ्लक्स बदल जाएगा, डिफरेंट डिस्टेंस की वजह से फ्लक्स बदल जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग कैलकुलस का ही यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी हम एक एलिमेंटल पार्ट कट करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक एलिमेंटल पार्ट कट किया, है ना, एक एलिमेंटल पार्ट कट किया इस तरह से, जिसकी थिकनेस में ले रहा हूं dr। इस एलिमेंटल पार्ट की थिकनेस जो है वो कितनी है, dr। ठीक है, और इस एलिमेंटल पार्ट का रेडियस कितना है, स्मॉल r। स्पेसिफिकेशन समझते चलिए, इस एलिमेंटल पार्ट की, जो आपने एलिमेंटल पार्ट लिया है, इसकी थिकनेस है dr और इसका रेडियस है r। क्या मैं इस एलिमेंटल पार्ट का एरिया पता कर सकता हूं क्या? देखिए भाई, अगर मैं इस एलिमेंटल पार्ट को सोचो कि ऐसे बीच से काट दूं
और उसको सीधा करूँ तो क्या आपको इस तरह से रेक्टेंगल वाली फीलिंग आएगी कि ये रेक्टेंगल बन गया? भाई इसको मैं वापस जोड़ दूंगा, ये एलिमेंटल पार्ट बन जाएगा। इस एलिमेंटल पार्ट को बीच से काटो और इसको खोल दो इस तरीके से, है ना। इसका रेडियस r था तो ये कितना हो जाएगा? आई थिंक ये हो जाएगा 2πr। आपको पता है ये लेंथ 2πr, और ये जो छोटी सी डिस्टेंस है इसी को तो अपन कह रहे हैं dr। तो अगर मैं इसका एरिया पता करना चाहूं तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ कितनी है? 2πr, और ब्रेथ कितनी है? dr। तो ये एरिया आपने इस एलिमेंटल पार्ट का निकाला है, इसीलिए इसको मैं कह रहा हूं dA। dA इस dr के लिए, इस पूरे के लिए एरिया A होगा, लेकिन इस छोटे से एलिमेंटल पार्ट के लिए एरिया को हम कहेंगे dA, ठीक है। ये बात यहां तक आप समझें, ठीक है। अब समझिए कि मान लीजिए मैंने इस एलिमेंटल पार्ट पे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश की, तो अगर मैं यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज डालूंगा, टेस्ट चार्ज, तो ये P पॉइंट से इस पे एक इस डायरेक्शन में आपको E फील होगा। E का डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना। इसको दूर भगाएगा, बिल्कुल उसका लाइन ऑफ एक्शन इसी के अबाउट ही रहेगा, इस तरीके से। हाँ ठीक, मैं मानता हूं कि ये जो एंगल ये बना रहा है, ये जो एंगल ये बना रहा है, ये है अल्फा, ठीक है, ये है अल्फा। और अगर मैं इसी की एक्सिस के अलावा मैं इसको पैरेलल बनाऊं, मतलब ये जो आपकी एक्सिस थी इसी के पैरेलल अगर लाइन बना दूं, तो अगर ये अल्फा मैंने माना तो क्या ये भी अल्फा होगा? क्यों होगा? अरे करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एक्सिस थी, मैंने कहा ये मैं अल्फा मान रहा हूँ, तो अगर मैं इसी के पैरेलल एक और लाइन यहाँ खींच दूँ तो ये भी तो अल्फा ही हो जाएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ठीक है फिर। अब अगर मैं इस ई को रिजॉल्व करूँ तो इस ई का एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा। वैसे तो ये ई नहीं डी होगा, ये ई नहीं डी होगा, तो इस ई का कंपोनेंट इस तरफ बनेगा ई कॉस अल्फा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला ये बनेगा ई साइन अल्फा। बात समझ में आ गई? देखिए प्रॉब्लम है तो वापस से पीछे जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ फिर से सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल डेरिवेशन है ये, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ तो सर ये अल्फा है, तो ये भी यहाँ से कितना होगा? ये भी अल्फा ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी सर्कल के सेंटर से, एक्सिस तो सेंटर पे होगी ना, ये एंगल और ये एंगल बनाते हैं, तो ये थीटा सेम होता है ना भैया। नहीं है तो फील करके देख ले कि एक सर्कल है, आप बीच से कहीं भी देखेंगे ऊपर नीचे, तो जो एंगल बनेगा वो सेम होगा। तो अगर ये अल्फा है तो इसी तरीके से ये इसको इस डायरेक्शन में धकाएगा, मीन्स आपका ई इसके लिए ऐसा होगा। अब मैं इसी के पैरेलल अगर इसको बना दूं, जैसे मैंने ऊपर किया था सेम, तो भाई ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। कहानी है इसके साथ भी यही है, ये ई है तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा आपका ई कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा आपका ई साइन अल्फा। तो ये वाला ई साइन अल्फा इस वाली ई साइन अल्फा को कैंसल आउट कर रहा है। देखो एक ऊपर एक नीचे है ना, एक ऊपर है एक नीचे, पैन गिर चुका था मेरा इसलिए उठाने के लिए जो हूँ। एक ई साइन अल्फा ऊपर और एक ई साइन अल्फा नीचे, और दोनों का ई कॉस थीटा का डायरेक्शन, ई कॉस अल्फा का डायरेक्शन सेम है। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ई कॉस अल्फा दोनों का डायरेक्शन सेम है आपका, है ना, सेम। इसका मतलब अगर मुझे हर एक पॉइंट का पता करना है तो कुल मिला के सारे ई कॉस अल्फा का सम्मिशन करना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, मतलब यहाँ पे अगर आपको फाई चाहिए तो आपको ई ए
फाई का हमने पीछे देखा था, फाई की क्या वैल्यू होती थी, फाई होता था ई ए। तो अगर मुझे यहाँ पे डी फाई चाहिए तो आपको मिलेगा ई डी ए, और डी ए के साथ इस कॉस अल्फा वाले को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये मिलेगा। देखिए फाई का फॉर्मूला पीछे से हमने देखा था ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे ई और ए के बीच में वो एंगल होता था, ठीक है, ई और ए के बीच में एंगल होता था। यहाँ पे वो काम अल्फा निभा रहा है। देखिए यही तो एरिया वेक्टर है बेटा, इस सरफेस का यही तो एरिया वेक्टर है। ए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यही है, और देखो ई का डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का एंगल अल्फा ही है। तो ध्यान रखना, ई ए कॉस थीटा लिखते थे, यहाँ पे थीटा ना लिख के मैंने अल्फा लिखा है, बस ऐसा समझ लीजिए। ई ए नहीं, यहाँ पे डी ए होगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा फाई नहीं मिलेगा यहाँ से, इतने नहीं थोड़ी ना पूरा फ्लक्स मिल जाएगा, हमें तो पूरे पे पता करना है, तो इस छोटे से पे डी ए माना मैंने, ठीक है। अब इसको करेंगे हम इंटीग्रेशन, अब इसको करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ चीज़ें हम निकाल लेते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल पे आऊँ, है ना, ये मैं ट्रायंगल अलग से बना के बताता हूँ कि ये P बना हुआ है ना, ये देखो ये अल्फा है, और ये आपको पता है कितना स्मॉल r, ये आपको पता है x। तो क्या हम ये पता कर सकते हैं? बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट, मतलब आप इसे कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। आराम आराम से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें हम। तो अगर मैं कॉस अल्फा पता करना चाहूँ तो कॉस अल्फा क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप सबको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पता होगी। तो बेस कितना है? बेस है ये, है ना, इस ट्रायंगल के लिए बेस तो यही है ना बेटा, और बेस है हमारे पास x, और हाइपोटेन्यूस ये है, और ये अभी हमने पता करा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो कोई कहे कॉस अल्फा तो आप इसकी जगह x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब अगर मैं चाहूँ तो देखूँ कि भाई e की वैल्यू कांस्टेंट है, हाँ e उधर भी वही है, e इधर भी वही है, तो e बाहर निकाल देंगे, ठीक है। क्या dA की जगह मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ, dA की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई r dr। कॉस अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं क्या? x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, बिल्कुल सही। E की वैल्यू भी हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब r क्या होता था? जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं वहां से चार्ज का डिस्टेंस, विच इज दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट का स्क्वायर, समझो Q अपॉन आर स्क्वायर होता था, तो r ये है, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, बिल्कुल सही। 2 बाहर, पाई बाहर, r बाहर, और ये x भी बाहर, तो कुल मिला के अंदर बचेगा r अपॉन ये r बचेगा, और ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dr। अब यहाँ पे एक चीज और होगी कि ये वाली वैल्यू भी अंदर ही जाएगी, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, फिर से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे हम। ई को भी चलिए अभी अंदर रखते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, हाँ नहीं होंगे। आइए वापस इस ई की वैल्यू, चलो मैं अभी बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं ई की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू वो आपके सामने है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट का स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर एक्स, है ना, डी आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसकी पावर में 1/2 लिख दूँ, चलेगा ना? रूट है, पावर 1/2, हाँ चल जाएगा। 2 2 ज़ा 4,
पाई से पाई खत्म, हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन है ना, ये भी मैंने सबको अभी अंदर रखा है, बाहर कुछ नहीं निकाला। तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब रूट से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dr। ठीक है, अभी भी सब अंदर है। अब यहाँ से देखिए अब क्या क्या बाहर निकलेगा, चार्ज कांस्टेंट बाहर, 2 कांस्टेंट बाहर, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर, एक्स भी कांस्टेंट है। भाई ये पॉइंट तो फिक्स कर दिया ना आपने, इसी पॉइंट से तो सारी स्टडी चल रही है। हाँ तो ये एक्स भी बाहर, तो कुल मिला के अंदर क्या है, अंदर है आर और ये देखो इनटू में पावर प्लस हो जाती है, इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो 1 के साथ 1/2 प्लस करो, 2 1 = 2 प्लस 1 3/2। तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dr। ठीक है, ये dr। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप सबको? ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। उससे पहले हम यहाँ पे डालेंगे लिमिट, देखिए भाई सबसे छोटा एलिमेंटल पार्ट क्या होता है जब मैं पॉइंट को ये लेता है, और सबसे बड़ा एलिमेंटल पार्ट क्या होगा जब हमारा रिंग यहाँ पहुँच जाए। छोटा एलिमेंटल पार्ट देखो, सोचो ये रिंग पूरी कवर करनी है मुझे, तो कैसे कवर होगी कि पहले इस पॉइंट से उठेगा, पूरा धीरे धीरे बढ़ते पूरी रिंग कवर कर लेगा। इसको थोड़ा एनिमेशन के फॉर्म में सोचिए कि यहाँ से ये पॉइंट शुरू होगा, सबसे छोटा पॉइंट ये, और फिर धीरे धीरे अगर ये एलिमेंटल बढ़ने लगा, पूरा डिस्क कवर कर लेगा। मतलब इसका रेडियस जो ये आर है, इसकी वैल्यू 0 से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से होनी चाहिए आर तक। देखो कैपिटल आर था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला रेडियस क्या था, स्मॉल आर की वैल्यू 0 से आर तक, 0 से कैपिटल आर तक। ठीक है, इतना पार्ट मैं रब करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इतना पार्ट मैं रब कर रहा हूँ और इसका यूटिलाइजेशन मैंने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, डिफरेंशियल आना चाहिए, नहीं भी आता है तो हम कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे लेट करते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी, आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैं लेट करता हूँ टी। तो जिसको लेट किया जाता है करते हैं डिफरेंशियल। अगर मैं डिफरेंशियल करूँगा तो आर स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा और किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, या एक काम करें टी के रिस्पेक्ट में ना करके आर के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। आपको फॉर्मूला याद होगा x की पावर n का इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल, x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल n पहले आ जाता है और इस x की पावर में से एक कम हो जाता है। मतलब अगर x की पावर 3 है तो डिफरेंशियल क्या होगा, 3x², ये 3 पहले आ जाएगा और इसकी पावर में एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं इस पर अप्लाई करूं तो x² का क्या होगा, पहले 2 पहले आ जाएगा और r की पावर में एक कम हो जाएगा, तो 2 में से एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस x², भाई ये x² है, इसका r के टर्म में डिफरेंशियल होगा 0, कोई डिफरेंशियल नहीं। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू कांस्टेंट है। देखो x फिक्स है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। और अगर t का करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dr। ठीक है, अगर मैं इस 2 को नीचे पहुंचा दूं और इस dr को ऊपर पहुंचा दूं तो r ऊपर बचेगा, ये dr ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, ये 2 नीचे, क्योंकि 0 का लिखने का कोई पर्पस नहीं है भाई, 0 प्लस करने से क्या मतलब, और यहाँ बचेगा dt। मतलब r dr को मैं लिख सकता हूँ 1/2 dt, 1/2 dt। ठीक है, यहाँ देखिए इस टर्म को देखिए, q/2 एप्सिलॉन नॉट, 2/q/2 एप्सिलॉन नॉट x r dr will become 1/2 dt। तो 1/2 इसको लिख दूंगा dt, और ये हो जाएगा 1 में, इसको आपने क्या माना था, इसको माना था t, तो ये हो जाएगा 1/t की पावर 3/2, ये मैंने dt को ऊपर लिख दिया।
और आप चाहो तो ये 1/2 बाहर निकाल सकते हो, ये चलो अभी रहने दो, मैं बाद में निकाल दूंगा। फिर से अच्छे से समझिए, आर डी आर को आप लिख सकते हैं 1/2 dt, 1/2 dt, और अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, आर डी आर को हम रिप्लेस कर चुके हैं, तो 1 में ये बचा है। अब ये क्या है, यही तो t है, तो t की पावर 3/2, t की पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम हमें और करना पड़ेगा, एक काम और ये करना पड़ेगा कि लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट चेंज होगी। किस तरह से चेंज होगी लिमिट, कि अगर मैं यहाँ पे स्मॉल r की जगह 0 रखूँ, समझना, अगर मैं स्मॉल r की जगह 0 रखूँ तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी, क्या t की वैल्यू आ जाएगी x²। अरे इसकी जगह 0 रख दूँ, सर क्यों रख रहे हैं 0, अरे यहाँ लिमिट जब स्मॉल r की 0 थी तब तो ये लिमिट हमारी r के लिए थी, अब ये लिमिट हम t के लिए चेंज करेंगे क्योंकि हमने हमारे इस टर्म को t में कन्वर्ट कर लिया है। ये कैलकुलस का तरीका है बेटा, ये फिजिक्स नहीं चल रही, अब ये मैथ आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है तो कैलकुलस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इस साल आपके बहुत काम में आने वाला है। कुछ लेक्चर में मैथ्स के डाल दूंगा स्पेशली कैलकुलस के लिए, अभी मैंने नहीं डाले हैं लेकिन मैं उसको ज़रूर बना के डाल दूंगा, तो फिज़िक्स के बच्चे जो बायो वाले हैं वो ज़रूर उसको गो थ्रू कीजिएगा, और मैथ्स वाले बच्चों को तो करना ही करना है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे अगर मैंने x की जगह 0 रखा, क्योंकि r की जगह 0 है, तो अगर r की जगह 0 रखा तो t की वैल्यू हो जाएगी x², ठीक है। और अगर मैंने r की जगह कैपिटल R रखा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी, r की जगह कैपिटल R रखो तो कैपिटल R² प्लस x², ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे r की जगह 0 था वहाँ अब x² होगा, वहाँ अब क्या होगा, वहाँ अब x² होगा, और जहाँ r की जगह कैपिटल R था अब वहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ पे होगा r² प्लस x²। समझे, जब भी किसी चीज़ को लेट करके चेंज किया जाता है तो लिमिट भी बदली जाती है। हो सकता है मैथ्स के बच्चे अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हों क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, और मैथ्स में आप ये डिफरेंशियल कैलकुलस काफ़ी बाद में पढ़ोगे, तो वहाँ जब तक पहुँचोगे तब तक ये बात सब आपको समझ में आने लगेगी। तब तक क्या करें सर, तब तक मज़े करो, ठीक है। अब क्या करना है, इस टर्म को बाहर निकालना है, बाहर निकालने का मतलब ये 2 बाहर निकलेगा तो q/2 2 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू x हो जाएगा, ठीक है। अब इस t की पावर नीचे है 3/2, ऊपर ले जाऊंगा तो -3/2 हो जाएगा dt, इंटीग्रेशन x² से r² प्लस x²। अब देखो t की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ छोटा सा मिटा दूंगा, है ना, ब्लू से कर रहा हूँ मैं, मिटा दूंगा। तो t की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन, देखो पीछे मैंने डिफरेंशियल लिखा था बेटा, सुनते चलो नहीं तो पीछे पलट लो, है ना, नहीं तो वीडियो को पीछे वापस ले जाओ और फिर देखो उसे। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1/n+1, इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं, उसकी पावर में एक बढ़ा दिया जाता है, नीचे भी हम उसी को कॉपी कर देते हैं। तो अगर मैं इसको करूं तो क्या लिखूंगा, t की पावर -3/2 + 1 और नीचे भी -3/2 + 1, तो क्या हो जाएगा, t की पावर -3/2 + 1, देखो यहाँ करके बता रहा हूँ, -3/2 + 1 तो 2 1 = 2, -3 + का 2 माइनस का 1/2, है ना, अरे सिंपल मैथ है, -1/2, और नीचे भी -1/2 आएगा, बिल्कुल सर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 पलट के ऊपर हो जाएगा 2, अरे नीचे का 1/2 पलटेगा 2, और t की पावर -1/2, सही है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है, ना ही आपको एग्जाम में दिखाना है, आप तो सीधा लिखें। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा आपका, इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा आपका -2 t की पावर -1/2, और ये आ गई मेरी लिमिट, इंटीग्रेशन हो चुका है। कैसे हुआ सर, ये सामने आपके, ठीक है। अब ये -2 भी अगर मैं बाहर निकाल लूँ, -2 4 अब हम रखेंगे लिमिट, लेकिन इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस t को मैं वापस नीचे ले आता हूँ,
क्यों? क्योंकि पावर प्लस हो जाएगी। अरे पावर प्लस में ही तो रख पाओगे वैल्यू, वैल्यू हम पॉजिटिव पावर में ही तो रख पाएंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद जगह कम पड़ चुकी है, बड़ा बोर्ड खरीदना पड़ेगा। बड़ा बोर्ड खरीद लेंगे लेकिन आपको फिर दिखेगा नहीं, है ना, सबसे बढ़िया बोर्ड है ये। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस टी की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे और इस टी की जगह फिर हम रखेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। जगह बनाते हैं। क्या मैं इतना रब कर दूं, है ना? मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको पॉज कर लें, नोट कर लें। मैं मिटा ही देता हूँ, चलो पॉज कर लें, नोट कर लें, पॉज कर लें और नोट कर लें, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, अब हम क्या करते हैं? वैल्यू डालते हैं। तो इट विल बिकम, चाहे तो इस 2 से कट कर लें तो ये हो जाएगा माइनस का QX अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार इस टी की जगह अपर वैल्यू रखेंगे, माइनस करेंगे इस टी की जगह लोअर लिमिट। तो रखने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 अपॉन इस टी की जगह ये रखेंगे r² प्लस x² की पावर 1/2 माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन लोअर लिमिट क्या है? x²। तो x² की पावर 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया? अरे t की पावर 1/2 है ना। पहले t की जगह ये रखो, फिर t की जगह ये रखो, काम खत्म। हाँ, ये हुई ना बात, ठीक है। तो माइनस QX अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? r² प्लस x² अंडर द रूट। अरे 1/2 का मतलब होता है अंडर द रूट, और स्क्वायर की पावर 1/2, स्क्वायर का रूट। अरे इसका मतलब रूट है कि नहीं? 1/2 का मतलब रूट से स्क्वायर हट जाएगा। हाँ ठीक है। अब अगर मैं इस माइनस को अंदर इंटू कर दूं तो क्या होगा? चमत्कार नहीं होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब कितने लोग सोच रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे ख़राब डिसीज़न था साइंस लेना। अभी तो चैप्टर नंबर 1 ही शुरू हुआ है, अभी से ही भाग लेते हैं सर। भागना नहीं है, लड़ना है, ठीक है, लड़ना है, वॉरियर बनना है। हाँ ठीक है। तो आइए वापस आइए, चलिए। तो अगर मैंने माइनस अंदर इंटू करा तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस x को अंदर इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इससे इंटू होगा तो इससे कट करके बना लेगा 1, और ये इससे इंटू होगा तो ये बना लेगा x अपॉन r² प्लस x²। ध्यान दो। कान में भाई चिल्लाए, बहन चिल्लाए, दोस्त बुलाए, छोड़ो सब, ध्यान दो। 1 माइनस, क्या इसको मैं कॉस अल्फा कह सकता हूँ? पीछे पलटो जरा, कॉस अल्फा को ही तो ये लिख रहे थे, तो इसको क्या कॉस अल्फा कह सकते हैं? जी, ये है अभी तक आपके चैप्टर का सबसे ढांसू, सबसे तगड़ा, सबसे बढ़िया न्यूमेरिक डेरिवेशन, ठीक है। तो ये टोटल फ्लक्स आपने पता किया किसी भी डिस्क पे अलोंग द एक्सिस, ठीक है। आपको पता चल गया होगा क्या है ये। चलिए बचा हुआ अभी पॉज करके नोट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवाइंड करें, उसे फिर से देखने की कोशिश करें, और सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें कि डायग्राम में क्या कहा जा रहा है। डायग्राम आप समझ जाएंगे, आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा, बाकी की सारी चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। ठीक है भाई, मिटाने जा रहा हूँ मैं। तो ये था आपका डिस्क के अलोंग। अगर मैं आपसे टोटल फ्लक्स निकालने को कहूँ तो हम इस तरह से निकालेंगे, और उस फॉर्मूले को हम नोट डाउन कर लेंगे कि Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल, और कौन सा एंगल था डायग्राम में देख सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कि ऐसा सरफेस जो 1/ε0 इंटू क्यू को फॉलो करे वो कहलाता है गॉसियन सरफेस। या ये कहें कि ऐसा सरफेस जो गॉस लॉ को फॉलो करे। अरे भाई ये गॉस लॉ ही तो है। ऐसा सरफेस जो गॉस लॉ को फॉलो करे वो कहलाता है गॉसियन सरफेस, वो कहलाता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला जो हमने पीछे लिखा था वो क्या था कि टोटल सरफेस अगर मैं किसी भी गॉसियन सरफेस से निकालूं तो इट इज ऑलवेज 1/n ε0 इंटू क्यू। यहाँ पे क्यू क्या है? टोटल चार्ज। भाई इतना तो हमें पता था कि 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। अब ये क्या है देखिए भाई, मान लीजिए मैंने आपको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना के दिया है ना, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ये यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, ठीक। और मैं कह रहा हूं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं, वो तो हर जगह जा रही होगी, वो तो इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, ठीक है। लेकिन मैंने अपना एरिया वेक्टर एक तो ये लिया और एक ये लिया। देखिए फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, वो एरिया पे भी तो डिपेंड करता है कि आप एरिया कौन सा ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ दो एरिया दिए जानबूझ के, एक एरिया ये, एक एरिया ये। तो अगर मैं कहूँ इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा तो आपका जवाब होना चाहिए 1/2ε0 इंटू क्यू। सर ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे मैंने कितने एरिया वेक्टर दिए हैं आपको, एक ये और एक ये। तो क्या n यहाँ पे नंबर ऑफ एरिया वेक्टर होगा? बिल्कुल सही, n यहाँ पे नंबर ऑफ एरिया वेक्टर है। मान लीजिए क्वेश्चन और, ये मैंने एक स्पेयर लिया, ये मैंने एक स्पेयर लिया और यहाँ पे मैंने ये एक चार्ज रखा क्यों, तो ये जो है अपना एरिया वेक्टर इस तरह से दिखाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। अब स्पेयर का एरिया वेक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ एरिया वेक्टर कितने होंगे यहाँ पे? 1 ही तो होगा। अरे सरफेस एक ही तो है, हमने पीछे डिस्कस किया है ना कि सिलेंडर में 3 होते हैं, 2 प्लेन, एक कर्व्ड। अगर हम क्यूबॉइड में आए, क्यूब या क्यूबॉइड में, है ना, लिखा है हम लोगों ने कि अगर क्यूब या क्यूबॉइड में आए तो कितने सरफेसेस हो जाएंगे इसमें? 6, है ना। 3 हमने बात करी थी और 3 ही आप ध्यान रखिए, सिलेंडर, स्फीयर और क्यूब या क्यूबॉइड। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल फ्लक्स आपको निकाल के दूँ तो होगा 1/1 इंटू ε0 विच इज ε0 इंटू क्यूब, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। सर इसका और बता दीजिए, इसका भी देख लीजिए। तो इसका टोटल फ्लक्स होगा 1/6 ε0 इंटू क्यूब। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इसी से एप्लीकेशन बनेगी गॉस लॉ की। गॉस लॉ की एप्लीकेशन हम देखेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। इस लेक्चर में आप लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसी चीज़ को रिवाइज करिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।